नमस्ते दोस्तों, स्वागत है दिशा मैकेनिकल पर। अगर आप डीआरडीओ, आईएसआरओ, एसएससी, जेई या किसी भी स्टेट लेवल के टेक्निकल असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है। यहाँ हम केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि उन प्रैक्टिकल सवालों और कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करेंगे जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बिल्कुल। और यही अप्रोच सिलेक्शन दिलाती है ना? तो हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, कोर मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स जैसे थर्मल, सोम, प्रोडक्शन और साथ ही लेटेस्ट टेक्निकल एग्जाम अपडेट्स। तो चलिए अपनी तैयारी को एक सही दिशा देते हैं और लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, मुझे लगता है वो मैकेनिकल और सिविल दोनों ही इंजीनियर्स की धड़कन है। मैं समझ गया आपका इशारा किस तरफ है। हम आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स यानी सोम के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर डीप डाइव करने वाले हैं। एकदम सही। आज हम एसएफडी यानी शेयर फोर्स डायग्राम और बीएमडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करेंगे। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे स्टूडेंट्स अक्सर घबराते हैं। देखिए, घबराना स्वाभाविक भी है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अगर देखें तो एसएफडी और बीएमडी केवल एक चैप्टर नहीं है। ये पूरे स्ट्रक्चरल एनालिसिस और मशीन डिजाइन की नींव है। जब इसरो या डीआरडीओ जैसे टॉप संस्थान पेपर सेट करते हैं ना, तो वो सीधे फॉर्मूले नहीं पूछते। बिल्कुल, वो आपकी समझ चेक करते हैं। हाँ, वो ये परखते हैं कि एक इंजीनियर किसी लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के अंदर चल रही भौतिक और गणितीय उथल-पुथल को, मतलब उस पूरी प्रक्रिया को कितनी अच्छी तरह विजुअलाइज कर सकता है। किसी भी बीम की मजबूती चेक करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही अनिवार्य है। तो इस विषय की गहराई में जाने से पहले मुझे लगता है उस बुनियादी भौतिकी को समझना जरूरी है जो एक बीम के अंदर घटित होती है। मतलब एक रोजमर्रा का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक छत की बीम है या किसी भारी इंडस्ट्रियल मशीन का शाफ्ट है। बाहर से देखने पर ये संरचनाएं पूरी तरह से स्थिर, एकदम शांत नजर आती हैं। बिल्कुल, वो रुकी हुई दिखती हैं, लेकिन उनके अंदर हाँ, जब उन पर वो भारी भरकम लोड पड़ता है ना, तो उस ठोस धातु या कंक्रीट के अंदर की जो आणविक संरचना है, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर बहुत तीव्र प्रतिक्रिया होती है। सही कहा आपने। और यहीं पर न्यूटन का तीसरा नियम काम आता है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जो बाहर से लोड लग रहा है वो एक्शन है, और बीम का मटेरियल टूटने से बचने के लिए अपने भीतर जो बल पैदा कर रहा है वो रिएक्शन है, जिन्हें हम इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्सेस कहते हैं। तो जब कोई लोड बीम की लंबाई के परपेंडिकुलर लगता है, जिसे हम ट्रांसवर्स लोड कहते हैं, तो मुख्य रूप से बीम के अंदर दो तरह के बल पैदा होते हैं। एक है शियर फोर्स और दूसरा है बेंडिंग मोमेंट। तो अगर हम इन दोनों को थोड़ा और तकनीकी रूप से स्पष्ट करें तो शियर फोर्स का सीधा संबंध बीम के क्रॉस सेक्शन से होता है। देखिए, शियर फोर्स वो आंतरिक बल है जो बीम के किसी भी दो आसन्न हिस्सों को, यानी अगल बगल के क्रॉस सेक्शंस को एक दूसरे के ऊपर खिसकाने या स्लाइड करने की कोशिश करता है। मतलब अगर मैं इसे एक आसान एनालॉजी से समझाऊं तो ये बल बीम को काटने की कोशिश कराए, जैसे कोई धातु काटने वाली कैंची या शेयरिंग मशीन शीट को दो टुकड़ों में अलग कर देती है, बिल्कुल वैसे। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। ये बल क्रॉस सेक्शन के समानांतर यानी टेंजेंशियल काम करता है। और अगर दूसरे बल की बात करें यानी बेंडिंग मोमेंट की, तो उसका काम बिल्कुल अलग है। हाँ, वो बीम को मोड़ने का प्रयास करता है। बिल्कुल। बेंडिंग मोमेंट एक ऐसा आघूर्ण या मोमेंट है जो बीम को उसकी अनुदैर्ध्य धुरी यानी लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के इर्द गिर्द मोड़ने या झुकाने की कोशिश करता है। जब बीम मुड़ती है ना, तो उसके अंदर एक तरफ खिंचाव आता है और दूसरी तरफ दबाव, टेंशन और कंप्रेशन। बिल्कुल। और एक इंजीनियर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि वो ये पता लगाए कि बीम के किस हिस्से पर शेयर फोर्स सबसे ज्यादा है, यानी कहाँ से बीम कट सकती है, और कहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, यानी कहाँ से बीम मुड़कर टूट सकती है। और इसी सटीक जानकारी को निकालने के लिए हम एसएफडी और बीएमडी को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये तो हो गया अंदर का मैकेनिज्म। अब उन प्रैक्टिकल सिचुएशंस पर आते हैं जो एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भर भर के पूछी जाती हैं। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि डायग्राम बनाने से पहले बीम और लोड को पहचानना आना चाहिए। बिल्कुल, हमारे जो सोर्सेज हैं वो साफ बताते हैं कि एग्जाम्स में कुछ खास तरह की बीम्स और लोड्स ही सबसे ज्यादा आते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे फेमस है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बाउंड्री कंडीशंस के नजरिए से देखें तो ये एक ऐसी बीम है जिसका एक सिरा दीवार में पूरी तरह से फिक्स्ड होता है, मतलब पूरी तरह आबद्ध, और दूसरा सिरा हवा में एकदम फ्री होता है, जैसे स्विमिंग पूल का डाइविंग बोर्ड होता है। बिल्कुल सही उदाहरण है डाइविंग बोर्ड। अब जो फिक्स्ड सिरा है ना, वहां कोई रोटेशन या मूवमेंट नहीं हो सकता, इसलिए वहां वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और मोमेंट तीनों रिएक्शन आते हैं। और एग्जाम के लिए यह पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है कि कैंटिलीवर के फिक्स्ड एंड पर स्लोप और डिफ्लेक्शन हमेशा शून्य होते हैं। और इसी तरह एक और बीम है जो बहुत कॉमन है, सिंपली सपोर्टेड बीम। ये अपने दोनों सिरों पर केवल टिकी हुई होती है, मतलब एक तरफ हिंज और दूसरी तरफ रोलर सपोर्ट। जी, इसके सिर्फ फिक्स नहीं होते, इसलिए ये किनारों पर रोटेट कर सकती है, और इसी वजह से इसके सपोर्ट्स पर कोई मूवमेंट रिएक्शन पैदा नहीं होता। एग्जाम्स में कई बार घुमावदार सवाल आते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम के किनारों पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो वो शून्य होता है। अब अगर बीम समझ ली है तो लोड को भी समझना पड़ेगा।
प्रीवियस पेपर्स के हिसाब से दो तरह के लोड सबसे ज्यादा हावी रहते हैं। पहला तो है अपना पॉइंट लोड। देखिए, प्रैक्टिकली तो कोई भी लोड एक सुई की नोक जितने बिंदु पर नहीं लगता, लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए जब लोड का एरिया बीम की लंबाई के मुकाबले बहुत छोटा होता है तो हम मान लेते हैं कि वो एक ही बिंदु पर काम कर रहा है। और दूसरा है यूडीएल यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये बीम की किसी खास लंबाई पर एक समान रूप से फैला होता है, जैसे छत पर पड़ी हुई बर्फ या बीम का अपना खुद का वजन। इसे न्यूटन प्रति मीटर में नापते हैं। बिल्कुल। अब बीम और लोड क्लियर हो गए हैं, लेकिन यहां से वो सबसे बड़ा ब्रेकर आता है जहां 90% स्टूडेंट्स एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग का शिकार हो जाते हैं। आप साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं ना, चिन्हों के नियम। हाँ, अगर आपको प्लस और माइनस का सही नियम नहीं पता तो एसएफडी और बीएमडी बनाना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके दिए होते हैं, जिससे बहुत कंफ्यूजन होता है। तो एग्जाम वोल्टेज प्रेशर में गलतियों से बचने के लिए एक स्टैंडर्ड रूल फॉलो करना चाहिए। शेयर फोर्स के लिए तो रूल काफी सीधा है। अगर हम बीम का कोई क्रॉस सेक्शन लेते हैं और उसके बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड से सारे फोर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम उसे पॉजिटिव मानते हैं। लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव। और अगर बाईं ओर से फोर्स नीचे की तरफ है तो उसे नेगेटिव लेंगे। ये तो आसानी से याद हो जाता है, लेकिन असली जो कंफ्यूजन होता है वो बेंडिंग मोमेंट के चिन्हों में होता है। हाँ, सैगिंग और हॉगिंग वाला कंफ्यूजन। पर हमारे सोर्सेज ने इसको याद रखने की एक बहुत ही कमाल की विजुअल ट्रिक दी है। अगर हम सैगिंग की बात करें तो ये वो मोमेंट है जो बीम को इस तरह मोड़ता है कि वो बीच से नीचे की ओर झुक जाती है, जैसे अंग्रेजी का अक्षर यू होता है। हाँ, या फिर एक मुस्कुराहट यानी स्माइल का आकार। जब बीम मुस्कुरा रही है तो उसे पॉजिटिव ही मानेंगे ना। ये विजुअलाइजेशन बहुत बढ़िया है। मुस्कुराहट हमेशा एक पॉजिटिव फीलिंग देती है, इसलिए सैगिंग मोमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है। और तकनीकी रूप से देखें तो इस मुस्कुराहट वाले शेप में बीम के निचले हिस्से में टेंशन आता है, इसलिए आरसीसी में स्टील हमेशा नीचे डाला जाता है। और इसके ठीक उल्टा होता है हॉगिंग। जब बीम बीच से ऊपर उठ जाती है और किनारे नीचे झुक जाते हैं तो वो एक उल्टी कटोरी या छोटे एन का आकार ले लेती है, मतलब एक उदास चेहरा। और क्योंकि ये उदास चेहरा है, इसलिए हॉगिंग मोमेंट को हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। कैंटिलीवर बीम में जो मोमेंट आता है वो अक्सर हॉगिंग ही होता है। तो अब ये मुस्कुराहट और उदास चेहरे वाले फंडे दिमाग में छप गए होंगे, तो क्यों ना अब इस थ्योरी को एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल पर अप्लाई करके देखा जाए। एक ऐसा सवाल लेते हैं जो एसएससी जेई के मेंस या इसरो के पेपर्स का फेवरेट है। चलिए एक क्लासिक केस स्टडी लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक 2 मीटर लंबी कैंटिलीवर बीम है। एक सिरा दीवार में फिक्स्ड है और दूसरा हवा में खुला है, और इस खुले सिरे पर यानी फ्री एंड पर 10 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड नीचे की तरफ लटक रहा है। तो सबसे पहले हमें इसका एनालिसिस करने के लिए फिक्स्ड सिरे की रिएक्शंस निकालने होंगे। अगर फ्री एंड पर 10 किलो न्यूटन का बल नीचे जा रहा है तो बैलेंस करने के लिए फिक्स्ड एंड पर 10 किलो न्यूटन का रिएक्शन ऊपर की तरफ आएगा। एकदम सही। अब शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखें, अगर हम फ्री एंड से x दूरी पर कोई सेक्शन लेते हैं तो उसके दाईं तरफ सिर्फ एक 10 किलो न्यूटन का लोड नीचे जा रहा है। तो राइट डाउनवर्ड्स भी पॉजिटिव होता है, और क्योंकि बीम पर कोई और लोड है ही नहीं तो पूरे 2 मीटर तक ये फोर्स 10 किलो न्यूटन ही रहेगा। जी, और जब हम इसे ग्राफ पर बनाएंगे तो बेस लाइन के ऊपर 10 की ऊंचाई पर एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन चलेगी जो बेस लाइन के साथ मिलकर एक परफेक्ट आयत यानी रेक्टेंगल बना लेगी। तो पॉइंट लोड का एसएफटी एक रेक्टेंगल बनता है। अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट पर। मोमेंट होता है फोर्स गुणा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फ्री एंड पर तो दूरी 0 है, इसलिए वहां बेंडिंग मोमेंट भी 0 होगा। बिल्कुल। और जैसे जैसे हम फिक्स्ड एंड की तरफ बढ़ेंगे दूरी बढ़ती जाएगी। फिक्स्ड एंड पर दूरी 2 मीटर हो जाएगी तो वहां मूवमेंट होगा 10 गुणा 2 यानी 20 किलो न्यूटन मीटर। लेकिन साइन क्या होगा? ये लोड बीम को नीचे की तरफ झुका रहा है, मतलब वो उदास चेहरे वाला हॉगिंग शेप बना रहा है, तो ये -20 होगा। एकदम सही पकड़ा आपने। तो ग्राफ में फ्री एंड पर 0 से शुरू होकर फिक्स्ड एंड के -20 तक एक तिरछी लाइन जाएगी, और ये बेस लाइन के साथ मिलकर एक समकोण त्रिभुज यानी एक ट्रायंगल का आकार ले लेगी। तो कंक्लूजन ये निकला कि कैंटिलीवर पर पॉइंट लोड हो तो एसएफडी रेक्टेंगल और बीएमडी ट्रायंगल बनता है। देखिए, ये गणित समझना जरूरी है, लेकिन एग्जाम हॉल में आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप हर सेक्शन का इक्वेशन लिखें। वहां काम आते हैं प्रो टिप्स और पैटर्न रिकग्निशन। हाँ, वो शॉर्टकट्स जो इसरो या एसएससी जेई में सीधे 10 सेकंड में आंसर निकालने में मदद करते हैं। हाँ, टॉपर्स को पता होता है कि लोड, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बीच एक डिफरेंशियल रिलेशन होता है। जो शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप है वो लोड के बराबर होता है, और जो बीएमडी का स्लोप है वो शियर फोर्स के बराबर होता है। तो इससे कुछ सीधे नियम बन जाते हैं। जैसे पहला नियम, जहां भी बीम पर पॉइंट लोड दिखेगा वहां एसएफडी में एक अचानक से छलांग या वर्टिकल जंप दिखेगा, एक खड़ी लाइन बन जाएगी। बिल्कुल। अब ऑप्शन देखकर तुरंत एलिमिनेट कर सकते हैं कि कौन सा डायग्राम गलत है। और दूसरा नियम यूडीएल के लिए है। जहां यूडीएल होता है वहां लोड कांस्टेंट होता है, इसलिए एसएफडी की लाइन 1 डिग्री ऊपर उठकर तिरछी यानी इंक्लाइंड हो जाती है।
और इसी चेन में आगे बढ़े तो BMD 1 डिग्री और ऊपर जाकर पैराबोलिक कर्व बन जाता है, मतलब रेक्टेंगल से इंक्लाइंड लाइन और फिर पैराबोला। ये पैटर्न याद रहे तो मुश्किल सवाल भी आसान हो जाते हैं। और एग्जाम्स जीतने के लिए एक और कॉन्सेप्ट है जो एग्जामिनर्स का ऑल टाइम फेवरेट है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। बिल्कुल, ये बहुत फेमस सवाल है। ये बीम पर वो पॉइंट होता है जहां बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन बदलता है, यानी प्लस से माइनस या माइनस से प्लस की तरफ जाता है। और जहां साइन बदलता है वहां जाहिर सी बात है कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू शून्य हो जाती है। इसका प्रैक्टिकल महत्व बहुत ज्यादा है। कैसे? देखिए, ये वो जगह है जहां बीम का शेप मुस्कुराहट से उदास चेहरे में बदल रहा होता है। डिजाइन इंजीनियर्स के लिए ये पॉइंट इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि आरसीसी बीम्स में इसी जगह पर मुख्य स्टील को बीम के निचले हिस्से से मोड़कर ऊपरी हिस्से में शिफ्ट किया जाता है। मतलब ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये साइट पर काम आने वाली एक्चुअल इंजीनियरिंग है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण से ये एकदम क्लियर हो गया है कि कोर मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स को रटा नहीं जा सकता। आपको बीम के अंदर के उस घमासान को इमेजिन करना पड़ेगा। बिल्कुल, चाहे वो मुस्कुराहट और उदास चेहरे वाला ट्रिक हो या पॉइंट लोड का रेक्टेंगल और ट्रायंगल वाला प्रूफ, ये सब एक एनालिटिकल सोच की मांग करते हैं। और दिशा मैकेनिकल का मिशन भी यही है कि किताबी ज्ञान से बाहर निकलकर आपकी तैयारी को वो सही प्रैक्टिकल दिशा दी जाए। तो चर्चा को समेटते हुए हमारे पास आगे के लिए दो बहुत ही दिलचस्प रास्ते हैं जो हमारे सोर्सेज ने सुझाए हैं। हाँ, ये चुनना काफी इंटरेस्टिंग होगा। क्या हम अगली बार सिंपली सपोर्टेड बीम का एक कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल सॉल्व करें जहां दोनों रिएक्शंस निकालने का चैलेंज हो, या फिर हम गियर्स को पूरी तरह शिफ्ट कर दें और थर्मोडायनामिक्स की दुनिया में उतर जाएं, हीट इंजन्स और साइकिल्स के रहस्य सुलझाने? ये तो खैर हम आगे तय करेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ना चाहूंगी। अभी हमने पॉइंट लोड और यूडीएल को अलग अलग समझा, लेकिन जरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में सोचिए। वो तो खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी। है ना? सोचकर देखिए, जब किसी एक ही बीम पर एक भारी भरकम पॉइंट लोड और एक बड़ा सा यूडीएल दोनों एक साथ लगा दिए जाए, तो बीम के अंदर फोर्सेस का क्या घमासान होता होगा। ये बहुत ही बढ़िया एनालिटिकल चैलेंज है। जब इंक्लाइंड लाइंस और पैराबोलिक कर्व्स एक ही डायग्राम पर सुपर इम्पोज होंगे तो रिजल्ट बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। और क्या इस हाइब्रिड सिचुएशन में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर अपनी जगह बदल लेगा या एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बन जाएंगे? जब तक हम अगली चर्चा में नहीं मिलते, तब तक अपने दिमाग में या कागज पर इस कॉम्प्लेक्स डायग्राम को इमेजिन करने की कोशिश जरूर करें। बिल्कुल, यही सोच आपको एग्जाम की मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर ले जाएगी। तो दोस्तों, दिशा मैकेनिकल के साथ इस सफर में जुड़े रहें, कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करते रहें और तैयारी की सटीक दिशा को बनाए रखें। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।